हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज ये जो सीरीज़ है मेरी, ये 12th क्लास के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ वन शॉट ले आओ, सारे चैप्टर्स को समराइज़ कर दो, मतलब कि एक क्विक रिवीजन हो जाए, है ना। एंड मैं अभी पास्ट फ्यू डेज से थोड़ी बिजी थी कुछ कुछ चीज़ों में, सो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली अब आप लोगों का टाइम आ गया है, प्री बोर्ड आ रहा है, आप लोगों का बोर्ड आ रहा है उसके बाद। तो बस ये जो आपकी वन शॉट वाली सीरीज़ है बहुत हेल्प करेगी। देखो, दोनों ही स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, जो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से, उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा, राइट। सो थोड़ा सा स्पीड पे डाल के सुन लेंगे अपने लेक्चर्स को, ये जो सीरीज़ होंगी, राइट। और जिन्होंने अब तक भी नहीं पढ़ा है ना, अब ये राइट टाइम है, प्लीज़ अब उठ जाओ। अगर अब तक सो रहे हो तो सुन लिया सबने, तो आप इनको सुनते जाओ साथ साथ, ठीक है। और आपको बहुत इजीली, मतलब जितना इजी लैंग्वेज में एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, कुछ भी फालतू का एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी इस टाइम पे, क्योंकि ये क्रिटिकल टाइम है बोर्ड्स का, है ना। तो बोर्ड ओरिएंटेड ही बताऊंगी। जो सीयूईटी में आपको हेल्प करेगा वो भी यहाँ से काफ़ी आपको बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक काम करना, बस जब आप सुनते जाओगे ना इसको, बस ध्यान से सुन लेना और अपनी किताब साथ में लेके बैठ जाना, जहाँ जहाँ लगे अपनी बुक में मार्क करते हुए चल लेना, ठीक है। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। एंड सच में सॉरी कि अब तक मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हो पा रही थी क्लास 12th के लिए, बट अब आप लोगों के लिए पूरा फुल एक्टिव रहूंगी। सो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। एग्जामोस्फेयर का ना टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, मतलब चैनल बना हुआ है, आप लोग वहाँ इसको ज्वाइन करेंगे जाकर, आपको पूरा ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देखना। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगी, जिससे आप क्या करोगे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा जाके सेपरेटली, है ना। प्लेलिस्ट जाओ और वहाँ पर सीरीज़ में आपको आपके चैप्टर्स मिलते जाएंगे। मैं जैसे जैसे प्रिपेयर करती जाऊंगी आप लोगों को ऐड करती जाऊंगी उसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा आप एक काम करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सब्सक्राइब का टारगेट 1000 का रखा है, सो उम्मीद है पूरा करा दोगे टाइम से ही, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सबको शेयर कर देना, क्योंकि प्री बोर्ड का टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उन लोगों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, वो वाला हिसाब है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स मुझे कर सकते हो ईजिली। और बाकी अभी अपना शुरू करते हैं। देखो, इंडिया वाली बुक शुरू कर रहे हैं पहले, फिर वर्ल्ड वाली बुक शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंडिया वाली बुक बहुत टफ लगती है। बट आई प्रॉमिस कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, पहले ही बता रही हूँ, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी लगे कि एक्स्ट्रा बता दो तो अच्छा रहेगा, बट ये टाइम बहुत क्रिटिकल है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें बोर्ड ओरिएंटेड ही करना है, ठीक है। सो अब देखो, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना। अगर आप इसकी बात भी करोगे ना, तो देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर देती हूँ। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमारा जो नेशन है, भारत की बात हो रही है ना, इंडिया की, कि आपका जब इंडिपेंडेंस करने से पहले का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलें, तो आपको पता है, देखो इतनी आसानी से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरा जिस तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, जिस तरीके से अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया हुआ था, वो चीज़। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जिस तरीके से हमने उन चैलेंजेस को टैकल किया जो जो हमारे सामने आए, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। पर हम इसमें बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं देखेंगे, इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या हुआ या जो भी है, बहुत इन शॉर्ट में, क्योंकि वो डेफिनेटली हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि हमें एक चीज़ और था कि आपको ही पता होना चाहिए, जैसे इंडिपेंडेंस की बात होती है ना, जैसे ही इंडिपेंडेंस की बात करते हैं हम, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स की इमेज बनेगी, फिर आप वो पूरा मूवमेंट की किस तरीके से मूवमेंट्स चलाए गए थे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस की, और उसके बाद फाइनली जाकर हमने इंडिपेंडेंस अटेन की। बट ये भी बात सही है कि जो आपके ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल को बहुत स्ट्रांगली, मतलब इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उनका तो मकसद यही था कि पार्टीशन करके जाना, और अल्टीमेटली वो उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हुए, है ना। और इस बीच इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया, दोनों ही नेशन ने, क्योंकि दोनों ही एक साथ इंडिपेंडेंस अटेन किया दोनों ने, और लोगों को अल्टीमेटली लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, राइट। तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड था आपका। अब अगर देखें तो आपका जो चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। बोर्ड ओरिएंटेड में आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगी, सो प्लीज़ मार्क कर लेना उनको। 4 मार्कर, है ना। एक सेकेंड, ये जो आपका 4 मार्कर हो गया या 6 मार्कर, इसमें से बनता है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती चलूंगी, तो थोड़ा सा वो देख लेना आप लोग भी साथ साथ। देखो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हम मेजरली वो चैलेंजेस देखने वाले हैं जो चैलेंजेस आपको कहाँ मिले हैं, इंडिपेंडेंस अटेन करने के बाद इंडिया ने फेस किए, ठीक है। हम बेसिकली इंडिया ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे इसमें। अब देखो, मिडनाइट 14 और 15 अगस्त की बात है, 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन की, पाकिस्तान ने
इंडिपेंडेंस अटेन की। पहले पीएम कौन थे हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया के? जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक बात बताओ, जब वो आपके पहले पीएम बन गए तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पेशल सेशन को एड्रेस किया। उनकी जो स्पीच है ना, ये चीज़ ना आपकी सीयूटी में पूछ भी लेता है कि ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये जो स्पीच है ये किसकी है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, आप लोगों के एमसीक्यू में भी दे कैन आस्क, है ना, बोर्ड में, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक बात बताओ, जब हमारे मूवमेंट्स चल रहे थे इंडिया में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, है ना, हमारे सामने ना दो मेजर गोल थे जिनके ऊपर हम सभी एग्री करेंगे कि हाँ भाई ये वाली बात तो थी ही। जैसे इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस अटेन कर लिया तो सबसे बड़ी बात क्या थी? डेमोक्रेटिक कंट्री की, हमें खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टैब्लिश करना था, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा टास्क यही था कि आपके यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और ये जो डाइवर्सिटी है ना, अलग 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 अलग, भाई इसको आपको एक यूनिटी में स्टैब्लिश करना है। तो जब आप यूनिटी में स्टैब्लिश की बात करते हो तो वही है कि आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये वाला काम कर सकते हो। दूसरा क्या है आपका कि गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड फॉर ऑल। आपको ये पता है कि हमने पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, राइट? तो अब जब हम इंडिपेंडेंस अटेन कर रहे हैं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है जो भी पॉलिसीज बना रही है, क्योंकि सब कुछ तो नए सिरे से शुरू हो रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा था हमने वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर ली, राइट? गवर्नमेंट आप अपनी पूरी नई बना रहे हो, सारा काम आप पूरा नया नए तरीके से कर रहे हो। तो जब आप पॉलिसी बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ना गुड फॉर ऑल है, मतलब कि आपको सबका, मतलब जो जो इसके अंदर आता है ना, आपको इन सबका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करोगे कि आप पर्टिकुलर किसी क्लास का ही ध्यान रख रहे हो, पर्टिकुलर किसी कास्ट का, किसी सेक्शन का ही ध्यान रख रहे हो ना, हमें सबको लेके चलना है, पुअर्स को भी, ठीक है, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको भी लेके चलना है, जिससे कि अब हम सब एक साथ रहकर एक साथ डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जिनकी बात होती है। इसके अलावा ये बात सही है, जिस कंडीशन में कहते हैं इंडिया बॉर्न हुआ है ना, मतलब इंडिया ने जो इंडिपेंडेंस अटेन की है वो बहुत ही मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्मल है कि चलो ठीक है हो जाएगा, नहीं, बहुत मुश्किल भरा टाइम रहा है वो, और पार्टीशन की वजह से तो वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, जिसकी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा, वो हम आगे इसमें देख भी लेंगे। मेजरली अगर देखा जाए तो 1947 में क्या हुआ आपका, जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन भी हुआ साथ साथ, क्योंकि दोनों ही नेशन एक साथ मतलब इंडिपेंडेंट अटेन किया ना दोनों ने ही। तो दैट इज़ ट्रू कि दोनों ही जगहों पर आप देखोगे वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि वी नो दैट कि अगर ये पार्टीशन हो रहा है आपका, है ना, मतलब ये नॉर्मल एक जगह है, आपने अगर इसका पार्टीशन किया है तो मान लो ये पाक है, ये इंडिया है, ठीक है, अब अगर ये हो रहा है तो दोनों जगहों पर ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ जाएंगे। अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि सारे ही चले गए थे, बट वो आप चैप्टर में ना धीरे धीरे आपको समझ में आएगा पूरा स्टोरी में कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या चल रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा था, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और जब आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है बहुत ईजिली कि चलो ठीक है पहले आप निकल जाओ, लो मैं साइड हो जाता हूँ, ना ना, ऐसा नहीं है। पूरा मतलब ऐसे भगदड़ मची, बिल्कुल रातों रात लोगों को निकलना पड़ा, बहुत सारी परेशानी हुई, बहुत वायलेंस हुआ, विमेंस को, बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ा, वो सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंडिया की जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है, उसको बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल करने थे, क्योंकि वो न्यू इंडिपेंडेंट नेशन बना है, तो मल्टीपल चैलेंजेस थे इंडिया में जो यहाँ पर हमारे लीडर्स ने उनको कवर करने की कोशिश की, ठीक है। मेजरली हमारे 3 चैलेंजेस की बात होती है, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन बनता भी है कि कौन कौन से वो 3 चैलेंजेस हैं, तो थोड़ा सा ये हमें पता हो टिप्स पे। इसके लिए ना मैंने थोड़ा हाईलाइट भी किया हुआ है, इसीलिए सो दैट कि अगर आप किताब लेके बैठोगे ना तो आपको एक हेल्प ज़रूर हो जाएगी इससे, कि आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, बहुत प्यार से मार्क करते हुए चल सकते हो अपने को। अगर चाहो तो साथ साथ नोट मेकिंग भी कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी भाई किताब उठाओ, मार्क करते चलो, सिंपल एक अलग सा पेन ले लो, थोड़ा कलरफुल सा, या कोई भी स्केच, हाईलाइटर, वट एवर यू वांट, ठीक है। सो 3 आपके चैलेंजेस हैं जिनकी हम मेजरली बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है वो क्या था आपका सबसे बड़े चैलेंज में, कि आपको अपने नेशन को शेप देनी है, मतलब एकदम यूनाइटेड फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिलीजन, कास्ट, सेक्शन, ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके यहाँ पे। तो हमारा जैसे लैंड साइज हो गया, कल्चर हो गया डिफरेंट डिफरेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज हो गई आपकी कि भाई सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपको पता है कि हमारा डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा वास्ट है। तो अब ये वाली बात हो गई कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी आपको अपने आप को एक यूनाइटेड फॉर्म में रखना है, तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और ये बात हकीकत है कि बहुत सारे बाहर के लोग, बहुत सारी कंट्री या बहुत सारे लोग ऐसे डाउट भी करते थे कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना कि ये कभी भी एक साथ रह ही नहीं सकता बहुत लंबे टाइम तक। ये सब कहने की बात है कि हम रह के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, वो बात अलग है कि वी आर डूइंग दिस,
ठीक है, मतलब हम आज भी इस चीज़ को मतलब प्रूफ कर रहे हैं उन लोगों को, या फिर पूरी दुनिया के आगे बहुत वर्ल्ड में बेस्ट एग्जांपल इंडिया का निकल के आता है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम चीज़ों को इतना प्यार से इतने तरीके से चला रहे हैं। देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ वो वाली बात है कि कुछ 100% एब्सोल्यूट नहीं होता, तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई 100% सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बट स्टिल हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज की हैं। तो सबसे पहला तो जो ट्रबल था वो यही था, चैलेंज की भैया हमें पूरा पूरा यूनाइटेड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया का फ्यूचर, मतलब वही सब कहते थे ना कि फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि क्या इंडिया सच में सर्वाइव कर पाएगा यूनाइटेड फॉर्म में बहुत लंबे टाइम तक, तो आज आपको पता ही है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल निकल ही रहा है हमारे सामने। इसके अलावा सेकंड चैलेंज है टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, क्योंकि एक बात बताओ, डाइवर्सिफाइड कंट्री है तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का भी बहुत बड़ा चैलेंज था। आई बात समझ में। और ये बात हकीकत है कि हमने अपने यहाँ डेमोक्रेसी को इतने अच्छे से इतना स्मूथली कंडक्ट करा है ना। जब फर्स्ट आपके जनरल इलेक्शन हुए, भाई पूरे वर्ल्ड की निगाह थी इंडिया के ऊपर कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद पता नहीं कैसे करा पाएगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। कितने लोगों को लगता था अरे भाई नेहरू तो देखना पछताएंगे इस चीज़ पर कि उन्होंने मतलब इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री में मतलब इतना यूनाइटेड का सपना देखा, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का सपना देखा, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत कुछ बोला गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट अल्टीमेटली दैट इज़ ट्रू कि इंडिया ने अपने आप को सक्सेसफुली मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करके दिखाया, राइट। हमारे यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ज़्यादा मेन है, तो हमने फंडामेंटल राइट शुरू से ही सबको दिए। हमने कभी ऐसा मतलब ऐसे वो नहीं किया ना कि ये मैन है ये आपकी विमेन है तो चलो ठीक है आपने मैन को दे दिए फंडामेंटल राइट सारे, या फिर वुमेन्स को दे दिए, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है। इवन राइट टू वोट की बात होती है तो आपने दोनों को एक साथ दिया, जबकि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं आपकी, आप देखोगे बहुत सारा ऐसा स्ट्रगल रहा है लोगों का राइट टू वोट के लिए भी, कि कितना लोगों ने मतलब इस चीज़ की डिमांड की है कि हमें एज अ विमेन होने के नाते हमें इक्वली ट्रीट करो या हमें भी राइट दो, बहुत बहुत कुछ है, ठीक है। भटकेंगे नहीं बहुत ज़्यादा, ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं भटकाऊंगी, बस काम से काम, ठीक है, मतलब मेन पॉइंट्स, ओके। सो ये वाली चीज़ है कि इंडिया में फंडामेंटल राइट हो गए, वोट टू एवरी सिटीजन, ये सबको मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेट मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म को नहीं अपनाया जैसा यूएसए में है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मतलब मैटर करती है आपको दिखाने के लिए कि हाँ किस तरीके से हमने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए चीज़ें की हैं। इसके अलावा दैट इज़ ट्रू कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि खाली ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपको राइट्स वाइट्स देने थे आपने वो दे दिया, काम खत्म हो गया, नहीं, मतलब आपको इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। हकीकत में भी ऐसा नहीं है बस मैंने बोल दिया राइट टू वोट सबको है तो हाँ चलो ठीक है, बट हकीकत में नहीं दे रही तो वो चीज़ तो गलत है फिर, है ना। तो ये वाली बात हो गई। इसके अलावा थर्ड चैलेंजेस की बात, इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली ऑफ द सम सेक्शन, कि आपको ये इंश्योर करना है आपकी कंट्री में कि आप पूरी एंटायर सोसाइटी का, मतलब ये पूरा 360 डिग्री हो गई कि आप ही पूरे सर्कल का ध्यान रखने वाले हो, पूरे इंडिया का। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि भाई आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन के लिए ही काम कर रहे हो, नहीं, आपको सबका ध्यान रख के सबके लिए काम करना है, ठीक है। इसीलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, क्योंकि रिलीजियस हो गए आपके, कल्चरल कम्युनिटीज़ हो गई, सबको वो प्रेफरेंस दी गई हैं, जो भी उनको ज़रूरत है, मतलब जो भी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए वो सब दी गई है। इसके अलावा आपके DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, उनका भी जो गोल है वो यही है ना, सोशली वेलफेयर करना है उनको। तो ये सारी चीज़ें और जो भी आपका गोल्स हैं आप उनको जिस तरीके से अचीव करोगे, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आप लोगों के वेलफेयर में कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा रियल चैलेंज ये भी है, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या है कि आपको ये बताएगी जैसे हमने इंडिपेंडेंस अटेन की तो भाई हमारी जो हालत थी ना, चाहे आप लिटरेसी रेट देखो भाई बहुत डाउन, इकोनॉमिकली आप बिल्कुल डाउन हो, ठीक है, पॉवर्टी आपके यहाँ भर भर के है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई आपको इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को, ठीक है, कि गरीबी को जितना ज़्यादा आप हटा सकते हो वो हटानी है आपको, पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है। इसके अलावा इकोनॉमिकली डेवलप होना है खुद को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके थे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे हम, ठीक है। तो हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है जिनके ऊपर हम काम कर सकें। तो ये बेसिकली 3 जो आपके मेजर चैलेंजेस थे जिसके ऊपर इंडिया को काम करना था, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। ये चैलेंजेस पूछ लेता है तो भैया पता होने चाहिए हम सबको, अभी भी टाइम है थोड़ा सा, बस ध्यान से सुन भी लोगे ना स्टोरी की तरह, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, डोंट वरी। इसके अलावा हम इस चैप्टर में और भी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से ये जो चैलेंजेस थे हमने इनको टैकल किया, ठीक है, और कैसे कैसे क्या क्या काम किया, ठीक है। एक बात और है, जो नेशनल यूनिटी की बात हो रही है ना, सिक्योरिटी बिकम अ प्राइमरी चैलेंज हमारे लिए। जो सबसे पहले प्राइमरी चैलेंज था ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जैसे आपने आज़ादी तो ले ली, इंडिपेंडेंस अटेन कर ली, पर अब सबसे बड़ा
टारगेट यही है कि भाई यूनिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि परेशानी ये होगी, अभी आप देखना इसमें प्रिंसली स्टेट भी हैं आपके, ठीक है, और जो आपके ब्रिटिश वाले वो भी थे आपके, मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, जो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो दोनों चीज़ें हैं भाई, अभी यहाँ पर देखना इंटीग्रेशन की बात आएगी, बहुत सारे ऐसे आपके स्टेट खड़े हो जाएंगे सर पे आके कि भाई हमें तो सेपरेट कर दो, हमें तो पार्टी नहीं बनना, तो भी बहुत ट्रबल आएगा। मतलब इतना इजी लगता है हमारे लिए किताबों में पढ़ना, पर अगर थोड़ा सा उस टाइम में मतलब अपने आप को पहुंचाओ इमेजिनरी तरीके से, तो समझ में आएगा कि हाँ सच में बड़ा ही मुश्किल काम रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये पहला आपके यहाँ चैलेंज था कि आपको ये सारे काम करने हैं। बाकी हमने देखा कि हमें भाई नेशन को पूरा शेप देना है यूनाइटेड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमने कॉमन हिस्ट्री शेयर की है, हमने कॉमन स्ट्रगल झेला है हम सब ने, तो डेफिनेटली हम कैसे अलग हो जाएंगे। डाइवर्सिटी है कोई बात नहीं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं कोई बात नहीं है, बट स्टिल जुड़े तो है ना एक दूसरे से, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखोगे, लोग अलग अलग भले ही रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बट स्टिल लोगों के अंदर एक भावना है क्या, कि हमें यूनाइटेड रहना है, ठीक है। ये वो वाली चीज़ है कि जब इंडिया की बात आती है ना, तो हम मतलब एक अलग ही हमारे अंदर वो पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा चैलेंजेस वही डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के, जब आप डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दोगे, इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हमें, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखो कुछ चीज़ें, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, देखो 15 और 14, मतलब 14 और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है जी। 14 हो गया किसका, पाकिस्तान का, 15 हो गया आपका इंडिया का, 2 नेशन स्टेट बन गए, ठीक है जी। अब ये जो 2 नेशन स्टेट की बात हो रही है, 2 नेशन स्टेट, भाई ये 2 नेशन थ्योरी, पहली बात तो ये आई कहाँ से, है ना, तो मुस्लिम लीग को इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये, एक बार और बता दूं मैं आपको कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में जैसे कहते हैं ना, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 बट 2 पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। जो मुस्लिम लीग ने जो थ्योरी दी अपनी, ये 2 नेशन थ्योरी, उनका यही कहना था कि भाई इंडिया में एक नहीं 2 लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और उन लोगों को मुस्लिम्स के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अलग से सारी चीज़ें। हालांकि बहुत हिस्टोरिकल पार्ट हो जाएगा ज़्यादा, मतलब मेरे को 1 शॉट में चीज़ें कवर करनी है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगी, बहुत समराइज वे में पढ़ाऊंगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि बोर्ड पास है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम 2 हैं लोग, और हिंदू के लिए वो कहते हैं इंडिया हो, और मुस्लिम्स के लिए कौन हो, पाकिस्तान। अल्टीमेटली हालांकि इस चीज़ को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहे थे बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो इस थ्योरी को अपोज कर रहे थे, और जो मुस्लिम होते हुए भी इंडिया का पार्ट रहे, ठीक है, या फिर इंडिया में ही रहे। तो अपन इस चीज़ को मतलब ये नहीं कहेंगे कि इसको 100% फॉलो करके ये चीज़ हुई। अगर 100% हुई होती तो फिर तो सारे मुस्लिम चले जाते हैं वहाँ पर, है ना, और सारे हिंदू यहाँ रह जाते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, आफ्टर पार्टीशन भी लोग यहीं रह गए। मतलब अगर कोई इस थ्योरी को अपोज कर रहा है या कोई फॉलो नहीं करता, किसी को नहीं जाना पाकिस्तान, वो मुस्लिम है तो वो यहाँ रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो ये वाली चीज़ है कि इन्होंने डिमांड की पाकिस्तान की कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। कांग्रेस ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ गलत है। इसके अलावा पॉलिटिकली कॉम्पिटिशन बहुत बढ़िया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को बहुत ही फायदे में उठाया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल तो वो चाहते ही थे शुरू से, तो कर दिया उन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, जब हम पार्टीशन की बात करते हैं, है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए ना बहुत पेनफुल रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें, मतलब अपना अपना नहीं, ये मत सोचो कि अपना दुख दुख है, दूसरे का दुख दुख नहीं है, नहीं, गलत है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया, चाहे इंडिया की बात हो या पाकिस्तान की, क्योंकि यार एक बात बताओ, ये इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, मतलब ये पार्टीशन हुआ है ना, पहले तो नहीं था ना, पहले तो ये पूरा एक घर ही था, बाद में इसके 2 हिस्से हुए ना, और जब ये हिस्से हुए तो यार दुखता है। सीधी सी बात है कि जिसने यहाँ घर बना रखा है अपना, आप सोचो उस बंदे को यहाँ से छोड़कर यहाँ जाना पड़ेगा, अब यहाँ उसके लिए कोई घर थोड़ी रखा है ना, अब वो रेफ्यूजी कैंप्स में जाएगा या पता नहीं कैसे दर दर भटकेगा, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स रहेगी। तो सेम विद मतलब यहाँ कि जो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे, अब वो इंडिया भाग के आए अपनी जान बचा के, या बहुत सारी चीज़ें कि हाँ भाई मतलब अगर ये रिलीजन के नाम पर अगर ये वो हो रहा है, मतलब कंट्री क्रिएट हो रही है, पार्टीशन हो रहा है, तो फिर तो मेरे को इंडिया ही जाना है, तो लोग यहाँ भी आए। तो मतलब लोगों को कितना सफ़र करना पड़ा होगा, समझ रहे हो कि यहाँ आपका पक्का घर है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ आपने अरेंजमेंट किया, बहुत बढ़िया रह रहे हो मस्त आराम से, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर आपको पता चलता है कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो लाइक अब ये वो वाली बात हो गई, जिस घर में आज आप और मैं रह रहे हैं, हम सब के अपने अपने घर हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, राइट। एकदम से आपको ऑल ऑफ सडन बोला जाए कि आप यहाँ से जाओ, मतलब हम जाएंगे कहाँ एकदम से, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ को फेस करो, एक बार इमेजिन करो तो समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा पेनफुल था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना भी, क्योंकि भाई इमोशनली
और लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब अटैच हो जाते हैं हर जगह से। सिंपल ये तो वो वाली बात हो गई, जब हम एक घर में रह रहे होते हैं और दूसरे घर शिफ्ट करना होता है तभी इतना ट्रबल आता है, इतनी परेशानी हो जाती है, मतलब वो मन नहीं लगना नई जगह जाकर। अब यहाँ तो भाई आप पूरा ही देश छोड़ के जा रहे हो, तो सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक बात और थी कि बहुत सारे ऐसे एरिया थे, जैसे आप देखोगे कि जैसे ये जो थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी है ना, जिसके आधार पर पार्टीशन हो गया कि चलो ठीक है पाकिस्तान बन गया मुस्लिम्स के लिए और ये इंडिया रह गया, ठीक है, मतलब हिंदू के नाम पर अल्टीमेटली दैट इज ट्रू कि यहाँ ओनली हिंदू नहीं थे, यहाँ बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं और कर रहे थे उस टाइम पर भी, तो उसको भी अपन इग्नोर नहीं कर सकते। बट यहाँ बात हो रही थी रिलीजियस मेजोरिटी की, कि उन्होंने जो प्रिंसिपल फॉलो किया वो किया रिलीजियस मेजोरिटी की। मेजोरिटी समझ लो ना, जो नंबर में ज़्यादा है ना, जो क्वांटिटी में ज़्यादा। तो सिंपल उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स ज़्यादा इस साइड है तो हाँ भाई इधर इसको मुस्लिम वाला पार्ट कर दो। तो ये वो वाली बात हो गई, वो एरिया जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे है ना, वो टेरिटरी पाकिस्तान की हो जाएगी। अब ये वाली बात हो गई, और बाकी के जो रेस्ट बच गए, मतलब अब यहाँ वो खाली हिंदू से नहीं जोड़ रहे, रेस्ट मतलब जो भी बच गया है ना, चाहे आपके अलग अलग जो भी रिलीजन है वो सब इंडिया में रह जाएंगे, सिंपल। अब ये सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आनी शुरू हुई। अब क्या हुआ, अगर सबसे पहले देखा जाए तो भाई कोई ऐसा एरिया सिंगल नहीं था ब्रिटिश इंडिया में जो आप ये कह दो कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजोरिटी की। बट अगर देखा जाए तो दो एरिया ऐसे थे जो मेजर एरिया थे कंसंट्रेशन के, एक तो था आपका वेस्ट में और एक था ईस्ट में। तभी तो ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वाला खेल हुआ है ना। सो देखा जाए तो नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइन। और एक बात बताओ, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, मतलब एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, कैसे आप जोड़ोगे इसको, मतलब जोड़ के कैसे एक बनाओगे, वो तो बना नहीं सकते। और ये बीच वाला पार्ट तो किसी और का ही है, मतलब इंडिया का पार्ट हो गया। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैसे जोड़ोगे आप इनको। तो अब जब बात हो रही थी तो भाई प्रॉब्लम तो आनी शुरू हुई। इसीलिए फिर क्या करा, अलग अलग ये हो गया आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये हो गया आपका ईस्ट पाकिस्तान, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी थे ना, सारे नहीं चाहते थे पाकिस्तान जाना। ये बात मैंने आपको बताई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास खान अब्दुल गफार खान। एक चीज़ और है, ये आप लिख के आना आंसर में, थोड़ी सी आंसर की क्वालिटी इनहेंस होती है, ठीक है, जब आप ऐसी चीज़ें डाल के आते हो तो। मतलब जो भी आपके नाम वगैरह हैं है ना, या फिर किसी की कोई बुक हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई, इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करो, थोड़ा सा अंडरलाइन करके आओ। मैं ये नहीं कह रही रंग बिरंगा करके आओ पेपर को, नहीं इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। आप ब्लू पेन से लिख रहे हो भाई, ब्लू से ही लिख के सीधा अंडरलाइन मारो, कॉमा डालो, बात खत्म, ठीक है। सो खान अब्दुल गफार खान, ठीक है, इन्होंने बेसिकली इस चीज़ को अपोज किया था। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये लीडर थे किसके, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इन्होंने अपोज किया था टू नेशन थ्योरी को। ये बिल्कुल फॉलो अप नहीं करते थे, ये शुरू से ही चाहते थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट हकीकत बात ये है कि वो चीज़ रुकी नहीं और अल्टीमेटली हुई। तो इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि ऐसा हो या फिर वो लोग शिफ्ट करें। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि दो मुस्लिम मेजोरिटी आपकी प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। एक हो गया पंजाब और एक बंगाल। एक बात और है भाई, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा कान खोल के, मैप का क्वेश्चन, ये आ रही है बात समझ में, क्योंकि मैप का क्वेश्चन ना आपके ऐसे ही निकलते हैं और इंडिया वाली बुक से थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली। देखो वर्ल्ड वाले से भी कुछ कुछ बनते हैं, वो अपन जब वो देखेंगे तो वो कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। बट साथ साथ जो जो बनता जाएगा ना, मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपी में लास्ट में कोई पेज खोल लो या कोई एक अलग सेपरेट कॉपी बना लो, कुछ भी कर लो, कहीं सेपरेट इकट्ठे लिखते चलना इनको, ठीक है, कि तुम्हारे पास लास्ट में कच्चा सा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए कि हाँ भाई मैप के ये बन सकते हैं। और साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ मतलब वन लाइनर की तरह लिख लो यार, और क्या, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। और बहुत लार्ज एरिया था, बट वही वाली बात हो गई, यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स थे मेजोरिटी में। अब बात ये हो गई कि यहाँ पर आप बाइफरकेट तो ये कर रहे हो रिलीजियस मेजोरिटी के हिसाब पे, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, लोअर लेवल पर भी लोग ट्रबल कर रहे हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो, कहने का मतलब ये है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब एकदम से पार्टीशन हो जाएगा। लोगों को ये लग रहा था भाई बहस चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, पर होगा नहीं। मतलब लोगों के मन में ये बात नहीं थी कि चलो बात तोड़ रही है, हो रही है, पर ये थोड़ा बहुत होके बात कहीं ना कहीं दब जाएगी, चीज़ें नहीं होंगी। बट अल्टीमेटली लोग अवेयर ही नहीं थे कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही पता चला कि भाई क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, फाइनली जैसे लोगों को पता चला तो फाइनली जब वो मोहर लग गई, डन हो गया कि भैया अब तो पार्टीशन होकर ही रहेगा, अब कोई नहीं रोक सकता उसको। तो जो ट्रॉमा में लोग गए हैं ना उस पार्टीशन की वजह से, मतलब वो आप और मैं ना मतलब नहीं समझ सकते, क्योंकि जो उस टाइम लोगों ने सफ़र किया होगा ना भाई, वो उनको ही पता होगा। आज भी ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जो इंडिया में हैं जो आई हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं कई लोगों को जानती हूँ ऐसे, जब आप उन लोगों से सुनते हो, इवन वो बच्चे ही ऐसा बताते हैं, तो सोचो उनके बड़े बुजुर्ग ने जिन्होंने वो सफ़र किया होगा वो कैसी, मतलब आप उनसे कभी मिलो, आप उनसे जानो कि वो क्या हाल रहा होगा, ठीक है। फोर्थ बात क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड। देखो सीधी सी बात है, माइनॉरिटी सबसे पहले मारा जाता है ना, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को क्या होता है कि आपको पता है कि भाई वो नंबर में कम है तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। और एक चीज़ और है कि जब ये वाली चीज़ हो रही थी ना आपकी, तो दोनों ही साइड से, मतलब चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों ही साइड से क्या हुआ,
लैक ऑफ हिंदू हो गए, सिख हो गए, है ना, ये इक्वली ट्रबल में आए, ठीक है। और जो पाकिस्तान में थे भाई वो इंडिया भागेंगे, जो इंडिया में थे वो पाकिस्तान जाएंगे, मतलब लोगों का अपना अपना बहुत सारा ट्रॉमा रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। एक चीज़ और है, अगर आप देखोगे इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड, अगर आप देखोगे इंडिया की साइड में तो पंजाब और बंगाल में हमारे काफ़ी थे, ठीक है। और दैट इज़ ट्रू कि भाई लोगों को मतलब लोग बहुत ज़्यादा खुद को अपने आप को ट्रैप में महसूस कर रहे थे कि भाई हम तो फंस गए, अब कैसे क्या करें, ये सारी चीज़ें। एक बात और है कि पहले तो आप मतलब पहले तो ये पूरा ही आप ही का घर है, मतलब ये पूरा ही आप ही का देश है ना। जब ये पार्टीशन हो गया, जब ये पार्टीशन हो गया तब आपको पता लगा कि भाई आप अपने देश में एलियन हो गए, मतलब आप अपने देश में विदेशी हो गए एक तरीके से। ये एलियन वर्ड यूज़ करते हैं ना जो आपके फॉरेनर्स होते हैं उसके लिए, ठीक है। सो अब आपका क्या हुआ कि हालांकि इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं कि जिनके साथ आप वॉर पे रहते हो वो अलग होता है, हालांकि उसमें जाएंगे नहीं अभी क्योंकि तुम भटक जाओगे, इसलिए काम से काम। तो कहने का मतलब ये है कि लोग अपने ही घर में मेहमान हो गए एक तरीके से, ठीक है, मतलब अपने ही घर में आप विदेश हो गए एकदम से। क्योंकि पहले तो ये पूरा का पूरा इंडिया के नाम से जाना जाता था, अब पता चला पार्टीशन हो गया तो अच्छा ही पाक हो गया, ये इंडिया हो गया, मतलब ये तो बहुत बड़ा ही भयंकर दिक्कत वाली बात हो गई, ठीक है। अब एक बात और है कि पहले तो हम सब इकट्ठे यहीं रह रहे थे पार्टीशन से पहले, तो पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारे एंसेस्टर पूर्वज वगैरह सब यार यहीं रह के गए, सब ने इतना लंबा टाइम काटा, किसी को पता ही नहीं था कि एकदम से ऐसी भी कोई चीज़ हो जाएगी। और जब ये चीज़ हुई तो सबसे ज़्यादा अटैक पर कौन रहे, आपके माइनॉरिटीज़ दोनों ही साइड में, मतलब चाहे यहाँ की बात करो या यहाँ की बात करो, माइनॉरिटीज़ बहुत ईजिली अंडर अटैक थे कि बहुत ज़्यादा सफ़र भी इन लोगों ने ही किया, ठीक है, और मारे भी बहुत गए थे संख्याओं में, ठीक है। इसके अलावा पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर केप्ट होपिंग दैट दिस वायलेंस, देखो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, लोगों के मन में वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि पहले तो ये विश्वास नहीं हो रहा था कि हो जाएगा, चलो पार्टीशन हो गई है तो लोगों को लग रहा था कि चलो ये जो वायलेंस वगैरह ये जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत चल रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। बट हकीकत बात यह कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चली और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन। जो वायलेंस है दोनों साइड के जो माइनॉरिटीज़ हैं भाई वो बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे वो अपनी जान बचाएं। मतलब कुछ घंटे का नोटिस मिला है कि हाँ भाई फटाफट देश खाली करो, जगह खाली करो, घर छोड़ के जाओ, अपने वाली बाउंड्री में जाओ, अपने वहां जाओ। भाई सोचो रातों रात आपको भगना पड़ रहा है एकदम से जान बचा के अपनी, तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा भयंकर सिचुएशन रही। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, 6 मार्क्स या 4, ये 2 मार्कर आपके क्रिएट हो सकते हैं इससे। बट मैं एक ही बात सजेस्ट करूँगी, आप 6 के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, 4 वाला तो फिर हम अपने आप ही लिखाएंगे, सिंपल सी बात है ना। एक बात और है, छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, आप बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हो, 12th में आ गए हो, अब हमारी राइटिंग स्किल इतनी बढ़िया हो चुकी है, और देखो जिनकी अभी भी नहीं है तो अभी भी टाइम है, चुपचाप से नोट मेकिंग भी कर रहे हो ना साथ साथ, तो इतना ध्यान रखो अगर आप एक पॉइंट लिख रहे हो ना तो प्लीज़ ऐसी हरकत मत करना कि टीचर के हाथ बांध देते हो, आप समझो मेरी बात को, है ना, कि हम एक ही लाइन में लिख के आ जाते हैं या फिर मतलब कुछ 8-10 वर्ड लिख के आ जाते हैं। मतलब आप लिख के तो ठीक आते हो, 8-10 वर्ड भी बड़े अच्छे होते हैं वो, बट परेशानी ये कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखोगे ना उसको 2-3 लाइन में अपने पॉइंट्स को, तो टीचर को दिखता है कि हाँ भैया बच्चे के पास नॉलेज है, तो उसको फिर अच्छा स्कोर मिलता है। वरना टीचर बहुत मजबूर हो जाता है, उसको पता है 6 मार्कर के हिसाब से बच्चे ने 6 पॉइंट लिख दिए, पर एक एक सिंगल लाइन में वो लिख के आया है, वो ना चाहते हुए भी आपको 4 से ऊपर नंबर दे ही नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे ने एक्सप्लेन नहीं किया। क्योंकि हमारे पास एक केस ऐसा भी तो आएगा ना फिर जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, तो यार डिजर्व तो वो करेगा फिर पूरे पूरे मार्क्स, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक बात और, 1947 का जब पार्टीशन हुआ तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, मोस्ट अब्रप्ट अनप्लैंड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में अनप्लैंड ऑन द स्पॉट बोल दिया गया भाई शिफ्ट करो, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेजिक था कि यहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। देखो आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि इंडिया में नहीं लोग मारे गए थे या पाकिस्तान में नहीं मारे गए थे, दोनों साइड में खूब खूब मतलब इतनी ज़्यादा वायलेंस हुआ है, इतना ज़्यादा किलिंग हुई है मास लेवल पर, ठीक है। एक चीज़ और है, रिलीजन के नाम पर, और ये सारा काम हो किसके नाम पे रहा है, रिलीजन के नाम पे। मतलब ये देखो कितनी कितनी गलत बात है कि हम रिलीजन के नाम पर मतलब लोगों को मारा गया, अदर मतलब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, जबकि उससे पहले हम सारे साथ ही रह रहे थे, है ना, चीज़ें ऐसी नहीं थी। तो ये सारी प्रॉब्लम हुई। जैसे आप कुछ कुछ सिटीज़ देखोगे, जैसे सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, है ना, बिकम डिवाइडेड इंटू कम्युनल जोन, मतलब रिलीजन के नाम पर वहाँ जो वायलेंस हो रहा था ना अल्टीमेट था, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें बताओ, देखो मैप का क्वेश्चन यहाँ से बन नहीं सकता, बट बना दे एग्जामिनर, कोई बैठा हो भाई बहुत ही टफ देना हो बाई चांस, वैसे पेपर आपका मॉडरेट बनता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट स्टिल चाहो तो मैप के क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो उसको, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता को, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग टू इनटू एरिया। अब देखो एक बात और है, जब कम्युनल वाला हो रहा है ना, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, तो परेशानी ये है कि जो ये रिलीजन के नाम पे करेंगे सारा काम, ठीक है, तो जो मुस्लिम है भाई वो अवॉइड करेगा, वो अपनी जान बचाएगा कि भाई जहाँ हिंदू और सिख रहते हैं उस इलाके में मैं ना जाऊँ क्योंकि मैं मारा जाऊँगा, सिंपल। और इसके ही वाइस वर्सा होगा कि जो हिंदू है
भाई वो भी खुद को दूर रखेगा। हिंदू और जो सिख हैं कि भाई जो मुस्लिम प्रीडोमिनेंस एरिया, भाई मैं वहाँ ना जाऊँ क्योंकि हो सकता है मेरे को वहाँ मार दिया जाए। तो लोगों के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, लोगों को अपना घर छोड़ छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमेंस सफरिंग हुई इससे। माइनॉरिटीज़ दोनों साइड में मतलब अपने अपने घर छोड़कर भागे अपनी जान बचाने के लिए। लोग रहे कहाँ जाकर, क्योंकि एक बात बताओ, मेरा इस साइड घर है, ये मेरा घर है इस साइड, ठीक है, बट इस साइड तो मेरा कुछ था ही नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि लोगों के, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारे और 2-4 जगहों पर, मतलब बहुत, देखो आज के टाइम में सिचुएशन अलग है कि आज के टाइम में हमारे पास पैसा है, डेवलपमेंट बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपन 10 जगह घर ले सकते हैं या फिर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के होते भी हैं कि 2 तो होते ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो, ठीक है। हालांकि अल्टीमेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपना भी नहीं होगा, वो आई डू अंडरस्टैंड, बट एक जर्नल बात कह रही हो, है ना। बट उस टाइम की बात करो ना, इंडिपेंडेंस का टाइम की, तो ऐसा थोड़ी है भाई, अगर ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, और ये इंडिया वाला एरिया, अगर मेरा यहाँ पक्का घर है, मेरा यहाँ पूरा सेटलमेंट है, तो भाई मैं फिर इस वाले एरिया में क्यों ही घर लूंगी जाके, या फिर क्यों ही वो करूंगी। मेरे को थोड़ी पता है कल को पार्टीशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यही वाली कंडीशन थी कि जिन लोगों के घर इस साइड थे, भाई वो इधर जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे जाके, तो लोग रेफ्यूजी कैंप्स में जा जाके रह रहे थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये अनहेल्पफुल, मतलब आप ये देखो कि वहाँ का जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अब तक तो आप, ये पूरी कंट्री आपकी है ना, तो सब कुछ आपका है, तो भाई आप कहीं भी चले जाओ आपकी मदद की जाएगी। अच्छा, क्योंकि आप इंडियन हो, आप ही मतलब आप देश के नागरिक हो, सिटीजन हो हमारे, तो हम सब आपकी मदद करेंगे। बट जब अल्टीमेटली पता चले अच्छा पाकिस्तान से आए हो यहाँ शिफ्ट करके, मतलब मिनट में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब अननोन की तरह रिएक्ट कर रहा है, मतलब सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो भाई बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पर भी, ठीक है। एक बात और है, इतना भी जान लो, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली हुआ था ट्रांजिशन। ये जो पॉपुलेशन आपकी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई है ना, ये इतना स्मूथली नहीं हुआ कि चलो ठीक है तुम्हारे लिए हमने हवाई जहाज भेज दिए, या चलो भाई बहुत प्यार से पूरी पूरी रेलगाड़ियां बस वस चलवाई है, बहुत तमीज से तरीके से आ रहे हो ना, भगदड़ है बहुत बुरी तरह। भाई लोग नंगे पैर भी आए हैं, मतलब नंगे पैर इन द सेंस कि मतलब लोग पैरों से चल चल कर भी आए हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। इस बीच क्या हुआ, बहुत सारे अटैक्स हुए है ना, मतलब किल्ड और रेप्ड, मतलब विमेंस वगैरह का बहुत अबडक्ट हुआ है ना, दोनों ही साइड में। मतलब आप ये नहीं कह सकते ओनली इंडिया में ऐसा हुआ या फिर पाकिस्तान में, दोनों ही साइड में अल्टीमेट ये चीज़ें हुई हैं। और जब अबडक्ट हुआ विमेंस का, तो भाई उनको जब आप किडनैप कर रहे हो तो सिंपल उसका रिलीजन चेंज कराने की बात हो रही है, फिर फोर्स किया जा रहा है उनको मैरिज के लिए, कि अगर मतलब एक दूसरे की कम्युनिटी में है ना, तो मैं कम्युनिटी के नाम लेकर ज़्यादा वो नहीं मतलब कह रही हूँ, क्योंकि बोलने में भी यार बहुत गिल्ट होता है, बहुत बुरा सा लगता है। बट ये है कि हमें आंसर प्रिपेयर करना है, तो आप अपने जो पॉइंट्स मेन आंसर्स को ही लिख के आओगे, जो मैं आपको समझा रही हूँ बहुत ईजी लैंग्वेज में स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझा रही हूँ, तो उम्मीद है सब समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ और है, ये दोनों चीज़ें ना आपकी सीबीएसई बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो कोशिश करना कि अच्छे से एक बार इनको देखते चलो। जो बच्चे ऑलरेडी कर भी चुके हैं ना अपना सिलेबस कंप्लीट, वो सिर्फ स्पीड बढ़ाकर ना सिर्फ एक स्टोरी की तरह सुन लेना, है ना, मज़ा आएगा आपको सुनने में, ये बात तो पक्की है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी नहीं किया है, तो उनको सच में बड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। और वो लोग तो खुश होंगे, वो बच्चे खुश होंगे जो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उनका तो स्पेशली ध्यान रखा है मैंने इस चीज़ में। बाकी एक बात और थी कि देखो विमेन अबडक्ट हुआ, ठीक है, शादी के लिए उनको फोर्स किया, पर बहुत सारे लोग ऐसे थे या बहुत सारे फैमिली वाले ऐसे थे कि जिनको ऐसा था कि हमें अपने बेटे की, बहू की, मतलब बेटी बहू की इज्जत बचानी है, बहनों की इज्जत बचानी है, ठीक है। अपना फैमिली का ऑनर प्रिजर्व करने के चक्कर में लोगों ने क्या किया, अपने खुद के बच्चे मार दिए, है ना, पेरेंट्स ने, कि लाइक अपनी बेटियां बची रहें, अपनी बहुएं बची रहें, अपनी बहनें, मतलब एक रहता है ना कि मार देना ज़्यादा अच्छा समझा कि उनका रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो मतलब इतना बुरा सर्वाइवल झेलेंगी, क्योंकि पता थोड़ी है कि लाइफ कैसी है कैसी नहीं है, मतलब नरक ही है भाई ये तो, फिर देखा जाए तो, है ना। तो ये वाली चीज़ें हुई, लोगों के घर नहीं थे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कुछ हज़ारों की बात थी भाई, मतलब लाखों में नंबर थे, है ना, कि लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, लोगों को बहुत ज़्यादा सर्वाइवल करना पड़ा, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुई, और ये सालों साल तक ये वाली चीज़ चली। अब ये जो आपके राइटर हैं, पोएट हैं, फिल्म मेकर हैं, इंडिया और पाकिस्तान, है ना, इन लोगों ने ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ना, कि किस तरीके से किलिंग हुई, क्या डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर जो सफ़र किया, जो वायलेंस हुआ, सब भाई जो लिखता है उसने अपने नॉवेल्स में उतारा इन चीज़ों को, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज बनाई गई, पोएम, फिल्म के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखाई गई, सो दैट कि हम लोग, मतलब हम तो अब इसको एज अ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, तो आप ये सारी चीज़ें अगर नॉवेल्स के थ्रू लिखोगे, मतलब पढ़ोगे, जानोगे, तो आपको पता चलेगा वो बारीकी से कि हाँ सच में किस तरीके से सफ़र किया, या फिर और आपको सबसे बेस्ट चीज़ें मिलती हैं कि जो एक्सपीरियंस है, जो फेस करके आए वो बताएगा, है ना। बट अब आपको पता है कि यार लाइफ बढ़ रही है ना आगे, तो लोग अब धीरे धीरे, हम सबको पता है कि हम आए हैं तो मरेंगे भी एक एक करके सारे, तो मतलब हालांकि नेगेटिव वे में मत लेना, पता चला बोलोगे मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो, पर दैट इज़ ट्रू कि जीवन है तो समाप्ति है ना। तो देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत कम लोग मतलब अब तक मतलब होंगे यहाँ पे, क्योंकि
हैं, आज भी हैं, बहुत लोग हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनका हमें दिखता है कि लाइक उनसे हम ये स्टोरीज जानते हैं, हमें पता लगता है कि भाई कितना भयंकर था, क्या ट्रॉमा था, वो सारी स्टोरी हमें बताते हैं, है ना। तो जो एक्सपीरियंस करके आए ना, उससे बेस्ट तो कोई बता ही नहीं सकता, समझ रहे हो। बाकी नॉवेल्स वगैरह लिखने वाले बड़ा मतलब उन्होंने बिल्कुल रूबरू मतलब एकदम हूबहू चीज़ें उतारी है उन्होंने, ठीक है। तो काफ़ी आइडिया लगता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने ये बात लिखी है, ये फ्रेज यूज हुआ है कि ये जो ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन है ना आपका, ये फ्रेज यूज किया है सीधा सीधा क्या, कि इसको डिस्क्राइब किया डिवीजन ऑफ हार्ट्स, कि ये घर नहीं हमारे वो हुए, हमारे दिल भी बांट दिए। क्योंकि हकीकत बात है ना, अभी तक तो आप सारे रिलीजन वाले एक साथ रह रहे थे, अब एकदम से कम्युनल के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं भाई, मतलब हमारे दिलों में भी बंटवारा करा दिया उन्होंने, वो वाला हिसाब हो गया, ठीक है। सो पार्टीशन, और एक और बात है कि पार्टीशन खाली प्रॉपर्टीज का नहीं हुआ, लाइबिलिटीज का नहीं हुआ, मतलब आप ये देखोगे जब पार्टी, ये वो वाली बात है जैसे घर में जब दो हिस्से होते हैं ना नॉर्मल, तो बर्तन तक बट जाते हैं, मतलब ये देखो नॉर्मल बात है ना, मतलब हो सकता है, क्योंकि मैं जितना ईजी करके समझा सकती हूँ मैं उतना ईजी करके समझा रही हूँ, कि जब अगर अपन एक घर में रह रहे हैं, अगर एक घर में दो फैमिली रह रही है, अगर दो भाई बट रहे हैं, दो भाई के घर बट रहे हैं, मतलब भाई कैसे बटेंगे ना, लाइक हो मतलब अलग ही है ना। तो अगर ये चीज़ बंटवारा हो रहा है तो आपको पता है बर्तन तक बट जाता है, तो वो वही चीज़ बताई गई इसमें, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज़, एसेट्स भी बटे गए। पॉलिटिकल डिवीजन जब हुआ आपकी कंट्री का तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन भी बटा, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, मतलब वो कह रहे हैं टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें भी बांट ली गई, कि चाहे आपका गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, रेलवे हो, सब डिवाइड कर दिया, सब कुछ नहीं छोड़ा, है ना। तो वो कहते हैं कि जो डेटा है 80 लाख के आसपास का डेटा है, जो माइग्रेट हुए लोग हैं ना नए नए बॉर्डर पे, मतलब ऐसे एक जगह से दूसरी जगह आए, और अगर आप इस डेटा में देखोगे तो 5 से 10 लाख लोगों का डेटा जाता है, मतलब आप डिफरेंस भी देख रहे हो, 5 से 10 लाख, मतलब एस्टिमेट आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो मतलब इस वायलेंस में लोग मारे गए, बहुत सारी फैमिली मतलब बिछड़ गई, किसी का मतलब किसी के बच्चे इधर उधर हो गए, किसी की वाइफ, किसी का हस्बैंड, मतलब या फिर लोग मारे गए, तो कितनी सारी फैमिली अकेले रह गई, मतलब बहुत बहुत एक्सट्रीम गया था, है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि बियॉन्ड अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, फाइनेंशियल देखा जाए, तो हमारा जो पार्टीशन है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं उनसे, बहुत सारा स्ट्रगल रहा हमारा पार्टीशन। अगर आप देखोगे तो मेजरली वैसे हुआ किसके बेसिस पे था, ये हम सबको पता चल गया, इतनी देर से हम पढ़ी नहीं कि रिलीजियस के बेसिस पे हुआ, है ना। तो अब मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि अच्छा चलो आपने रिलीजन के नाम पर पार्टीशन कर दिया, बंटवारा कर दिया, मुस्लिम्स वाला आपने कह दिया कि सारा पाकिस्तान वाला, तो इसका मतलब क्या समझ लिया जाए कि जो इंडिया है मतलब वो हिंदू नेशन बन गया, अब ये वाली बात है। अब हालांकि हकीकत अगर आप बात देखो तो यहाँ तो बहुत सारे और रिलीजन भी रहते हैं, तो अपन तो ये बात नहीं कह सकते कि हाँ भाई कि खाली ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन जो आपके रह रहे हैं आप उनको मतलब नहीं कर सकते, मतलब और ये बहुत हर्टफुल भी हो जाएगा ना, क्योंकि वो भी तो पार्ट है ना इंडिया का, और उनमें जो पैट्रियोटिज्म है ना, वो लोग भी तो जुड़े हुए हैं यहाँ से, उसकी बात होती है। और वो कहते हैं लार्ज स्केल पर जो माइग्रेशन हुआ मुस्लिम्स का, है ना, न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12%, मतलब आप देखोगे 1951 में तो 12% जो हमारा डेटा है वो मुस्लिम्स का मतलब उस टाइम पे था, ठीक है। इसके अलावा अदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ हैं, सिख, क्रिश्चियन, जैन, और जो आपके बुद्धिस्ट होते हैं, पारसी, जूइश, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज़, बट जो हमारा मेजर कॉन्फ्लिक्ट था, वो जो सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हुआ, इसलिए उसको ज़्यादा टारगेट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी आप देखोगे तो मुस्लिम लीग को ही बोला जाता है कि भाई उसने मुस्लिम्स के मतलब इंटरेस्ट को फेवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही उन्होंने इन सब की डिमांड की थी, जिससे कि आपका सेपरेट नेशन बन जाए मुस्लिम्स के लिए, कि हाँ भी उनको मतलब उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। अदरवाइज उनको डर लगता था कि भाई हम तो हमेशा से ही अंडर रह जाएंगे, हमेशा माइनॉरिटी रह जाएंगे, ये रह जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। विच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द हिंदूज इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन। अब ये वो वाली बात हो गई कि अब मतलब ये ऑटोमेटिक एक कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है फिर थोड़ी सी, कि लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा वो मतलब मुस्लिम ओरिएंटेड हो गया तो ये हिंदू ओरिएंटेड है ना। जबकि ये वाली बात सही है कि इंडिया में तो जब हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ बहुत सारे लीडर्स थे भाई, सबको हमने मतलब सारे रिलीजन को हमने इक्वली ट्रीट किया, किसी का कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें रही यहाँ पे, है ना। मतलब आपने सबको इक्वली ट्रीट किया, और इंडिया ने कभी भी खुद को ऐसा मतलब दिखाया ही नहीं कि वो अपने खुद के रिलीजन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा हम अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन है जो आज भी रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हमारा नेशनल हॉलीडे होता है ना, तो अपन ऐसा तो नहीं है खाली जो हिंदू ओरिएंटेड फेस्टिवल है उन्हीं की छुट्टी देते हैं, है ना, नहीं, मतलब जब नेशनल हॉलीडे की बात हो रही है तो अपन सबकी छुट्टी देते हैं, मतलब सबकी, है ना। तो ये वाली चीज़ इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ हमने जितने भी हमारे चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, है ना, सबको हमने इक्वल ट्रीट किया है, इक्वल सिटीजनशिप है, सब कुछ इक्वल दे रखा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देखो अब ये वाली बात हो गई जो मैं भी आपको स्टार्टिंग में बोल ही रही थी थोड़ा सा कि आपके जो प्रिंसली, देखो इंडिया जो है मतलब वो बेसिकली डिवाइडेड था दो तरीके से, है ना। एक तो आपका ब्रिटिश इंडिया जो सीधा सीधा उन्हीं के अंडर था, एक था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट आपको पता है कि वो बीच में जो आपके प्रिंस वगैरह हो गए है ना, वो उनके थ्रू वो सारा चलता था, उन एरिया पे पर्टिकुलर कंट्रोल चलता था। तो एक हो गया आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस जो पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ सारी सरकार उन्हीं की चलेगी, ठीक है। और दूसरे हाथ पर अगर आप देखोगे प्रिंसली स्टेट की बात हो रही है तो वही जो स्मॉल छोटे छोटे जो आपके रूलर्स हैं या फिर प्रिंस वगैरह हैं, उन्होंने उसको अपना पूरा किया। और ऐसे में क्या होता है कि वही कि वो इनकी आपस में डील है कि हाँ भाई ठीक है, आप अपनी सुप्रीमेसी को एंजॉय करो आराम से, ठीक है, और आप हमें एक पर्टिकुलरली जो डिमांड्स हैं हमारी वो फुलफिल करते रहो साथ साथ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है भाई इंडिपेंडेंस हो गई, ठीक है। अब भाई ब्रिटिशर्स तो जा रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो अब ये जो पार्टीशन चल रहा है तुम्हारा प्रिंसली स्टेट है ना और ये ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, अब एक बात बताओ अब इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हम सारे के सारे पार्टी बनेंगे ना इंडिया का ही, है ना। तो अब जितना कहने में ईजी उतना ईजी था नहीं हकीकत में, है ना। बहुत ही ज़्यादा ट्रबल रहा इस चीज़ के लिए भी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 565 के आसपास उस टाइम पर क्या थी आपके ये जितना भी आपके छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट तो हो गए आपके, ये सारे थे, ठीक है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जाते जाते एक और आग लगा के गई। वो कहते हैं ना जैसे आग तो जल ही रही है ना, हम सोच रहे हैं चलो अब आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, जाते जाते किसी ने और उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया या घी डाल दिया, है जैसे कि आग और भड़क जाए, ठीक है। उन्होंने क्या किया भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया जितने भी आप स्टेट हो ना सारे फ्री हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, आप चाहो तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, और अगर आप चाहो ना आपको इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, ठीक है। अब ये इंडिया के लिए बड़ी समस्या वाली बात कि यार एक बात बताओ, हमारा जो पूरा मैप है पूरा एक पर्टिकुलरली मतलब देखने में अभी कितना सुंदर लगता है ना, और सोच रहे हो कि अगर हमने वो मतलब जिस तरीके से प्रिंसली स्टेट है यार इतने सारे, मतलब कितना टुकड़ा हो जाता, समझ मतलब सोचने में भी बड़ा ऐसा लगता है कि भाई क्या ही हो जाता, ठीक है। तो बहुत मुश्किल था इस चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। अल्टीमेटली इस चीज़ को मैनेज किया गया और इसका क्रेडिट मतलब हमारे बहुत सारे लीडर हैं, पर इनका जो बहुत मेजर क्रेडिट जाता है जिन्होंने 1-to-1 कन्वर्सेशन की आपकी, है ना। आयरन मैन बोलते हैं उनको। कौन है वो आयरन मैन? मैं नाम नहीं बताऊंगी, तुम खुद कमेंट में बताना उनका नाम, ठीक है। अगर वैसे बता ही दोगे तुम, पर मतलब बताओगे तो मान जाऊंगी मैं तुम्हें कि हाँ भाई मेरे ही हो तुम सारे के सारे, है ना। तो वैसे हो तो मेरे ही सारे, नहीं भी बताओगे तो कोई बात नहीं, सिखा देंगे, ठीक है। पर कमेंट करना, ठीक है। दूसरी बात क्या है आपकी कि ये जो प्रिंसली आपके रूलर हैं, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे भाई उनके हाथ में डिसीजन किया। अब देखो दो बात है, या तो वो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो रूलर्स हैं, है ना, रूलर्स हैं, सॉरी थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गई है ना, तो वो जो भी उनके प्रिंस वगैरह हैं उनके हाथ में थी। या दो ही बात है, या तो आप अपने जनता से पूछोगे, पीपल से पूछोगे, या फिर आपका जो प्रिंस है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा। बट अल्टीमेटली बात क्या होती है यहाँ पर कि बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको इंडिया को यूनिफाइड रखना है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने इन द सेंस कि ये जो ब्रिटिशर्स ने ये जो कंडीशन रख दी कि किसी का भी पार्ट बन जाओ, मर्जी आपकी, इसकी वजह से बड़ा ट्रबल हुआ, प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे द रूलर ऑफ त्रवणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। अब बताओ, उन्होंने कहा भाई हमें इंडिपेंडेंस रहना है, अब मारे गए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, निज़ाम का देखोगे, देखो कितनी सुंदर सी तो हमारी टेरिटरी है ना, कितना सुंदर सा मैप दिखता है हमारा, अब इसमें गड़बड़ कराने को तैयार थे, बताओ जी। हैदराबाद, है ना, निज़ाम हैदराबाद से थे, उन्होंने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी नेक्स्ट डे कि भाई हमें भी इंडिपेंडेंस रहना है। नवाब ऑफ भोपाल ये ऐसे थे, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करूंगा, चलो ठीक है भाई। अब इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन रही कि भाई एक तो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में सारी की सारी बटी हुई थी, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जब ये इतनी सारी प्रॉब्लम रही तो आप ये बात समझ रहे हो कि कितना ट्रबल रहा होगा कि मतलब ये दो जने खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है ना, कुछ बोल रहे हैं कि चलो हमें इंडिया का ही पार्ट बनना है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा, और इंडिया का एम था भाई हमें यूनिटी मेंटेन करनी है चाहे जो भी हो जाए, है ना, और साथ साथ डेमोक्रेसी को भी मेंटेन करना है। तो इंडिया ने यही कोशिश की कि जितने भी जो आपके प्रिंसली स्टेट है, जो आपकी गवर्नमेंट है ना, इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में रूलर्स जो हैं आपके वो अनविलिंग थे कि वो अपने डेमोक्रेटिक राइट अपनी पॉपुलेशन को दें। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आप इंडिया का पार्ट बनते हो तो आपको सारी की सारी अथॉरिटी, सारे राइट, सब कुछ मिलेगा आपको, आपकी जनता को, जो आप पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया को मिल रहा है, सिंपल सी बात है ना। बट हकीकत बात ये थी कि जो प्रिंस था वो नहीं चाहता था लोगों को अथॉरिटी देना, है ना, इसलिए वो सोच रहा था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपना अलग चलाएंगे, अपना अलग रुतबा खत्म हो जाएगा फिर तो उनका। तो वो सारी चीज़ें रही, गवर्नमेंट ने अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रोच नहीं करेगी तो टुकड़े होने तय हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया,
ठीक है। हालांकि अल्टीमेटली वो नाम आ गया सामने जो मैं तुमसे कमेंट में मांग रही थी, ठीक है, बट मैं फिर भी चलो ठीक है, नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, देख लेंगे, है ना। सो आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, आपको बताया उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी छोटे छोटे डिफरेंट साइज़ पे जो डिफरेंट आपके प्रिंस वगैरह थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। देखो सबने ट्रबल नहीं कराया, है ना, बहुत लोग पार्ट ईजिली बन गए थे, मतलब 1-2 बार के समझाने से चीज़ें हो गई थी, बट बहुतों के साथ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े, वो आप पढ़ोगे भी इसमें, है ना। तो सरदार पटेल थे आपके, जो आयरन मैन बोलते हैं जिनको, है ना, जिनका बहुत मेजर रोल रहा है इसमें। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर और होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। ये मतलब अगर एमसीक्यू में चाहे तो पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा उस तरीके से ध्यान रख लेना। उन्होंने बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेगोशिएशन में, क्योंकि उन्होंने जाकर जो आपके रूलर्स हैं प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने उनसे जाकर बात की डिप्लोमेटिक तरीके से, है ना, कोशिश की कि उनको कैसे भी करके किसका पार्ट बना लिया जाए, इंडियन यूनियन का। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इतना आसान नहीं जितना आप और मैं सोच रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं गई आपके पास, मैंने आपसे बात की कि हाँ भाई इंडिया का पार्ट बन जाओ, आपका हाँ ठीक है बन जाते, कोई इशू नहीं। मतलब अगर इतना इजी रहता तब तो फिर एक अनाउंसमेंट करते और सबके सब अपना कर लेते एग्रीमेंट कि हाँ भाई चलो हम सब इंडिया का पार्ट है। नहीं, मतलब सबके साथ आपने इंडिविजुअली जा जाके चीज़ें को सॉर्ट आउट किया, तो बहुत मुश्किल रहा उस टाइम पे, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। और इस तरीके से अगर आप देखो ना, एक थोड़ा सा मतलब इसमें 1-2 एग्जाम्पल्स दे रखे, जैसे अगर आप उड़ीसा को देखोगे, बहुत, अगर आप उड़ीसा को देख रहे हो ना, आप ये देखो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब 26 स्मॉल स्टेट्स में था उस टाइम पे, वो सोचो। और वो 26 स्मॉल स्टेट अगर डिमांड कर लेते सारे कि हाँ भाई हमें अलग अलग कर दो, इंडिपेंडेंट चाहिए हमें, ना हम इंडिया का पढ़ना पाकिस्तान का, तो बता रहे, सोच रहे हो कि क्या कंडीशन होती, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते अपन तो, है ना। ऐसे ही गुजरात का देखो, 14 बिग स्टेट्स थे, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके से सारी चीज़ें थी। गवर्नमेंट ने अप्रोच की 3 कंसिडरेशन के हिसाब से। जैसे उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, पीपल मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सबसे पहले क्या कि मोस्टली चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बने, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सेकंड में क्या था कि गवर्नमेंट ने खुद को प्रिपेयर कर लिया था कि देखो अगर मुझे उनको पार्ट बनाना है प्रिंसली स्टेट को, अगर वो ना बने पार्ट, तो मैं उनको किस तरीके से पार्ट बना सकता हूँ, ये बना सकते हैं। उन्होंने कहा हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, मतलब उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देंगे उनके ही रीजन में, ठीक है, सो दैट कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए, उनको थोड़ी सी स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, सिंपल। तो अब ऐसे में क्या हुआ, ये जो एकोमोडेट करा इस चीज़ को पूरा, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच थी जिससे कि भाई डिमांड्स को पूरा कराया जा सके, ठीक है। दूसरा बात क्या है, बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, क्योंकि जब बैकड्रॉप वाली बात हो रही है तो आपको पता है कि पूरा जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी, जैसे इंटीग्रेशन की हो रही है, कंसोलिडेशन की हो रही है, वो टेरिटोरियल बाउंड्री की वजह से हो रही है ना। तो इस चीज़ को मान लिया गया कि जो आपकी नेशन की बाउंड्री है ना, जो आपकी मेन बाउंड्री है इंडिया की, है ना, वो सुप्रीम है, मतलब हमने उसको इंपॉर्टेंस मान लिया, भाई उससे बाहर नहीं निकलने देना, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अब 15 अगस्त 1947 को पीसफुल नेगोशिएशन हुआ, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स थे जो हमारा पार्ट बने, है ना, मतलब जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट है सबने मतलब ऑलमोस्ट ने किया ये काम, ठीक है, बट कुछ में आपने ट्रबल किया, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने क्या किया, मतलब प्यार से कर लिया साइन, है ना। तो वो जो आपने जो डॉक्यूमेंट है ना, जिसको आप साइन करके इंडियन यूनियन का पार्ट बने, उसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा हमें पता हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही था कि जो स्टेट है वो एग्री हो गया कि भैया हम यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है आज से। अब दूसरी बात हुई एसोसिएशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। अब देखो जहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आई, जूनागढ़ के साथ रहा, ठीक है, हैदराबाद के साथ रहा, कश्मीर मणिपुर के साथ रहा, मतलब इनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी रही कंपैरेटिवली, ठीक है। अब अगर आप देखो जूनागढ़ वाली बात देखोगे तो इनका वो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे ना कि लोगों का मतलब ये इशू सॉल्व कैसे हुआ, आफ्टर प्लेबिसाइड कंफर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया, मतलब लोगों की डिजायर के आधार पर, है ना। और आप ऐसे देखोगे जैसे कश्मीर वाला मुद्दा हम आगे पढ़ेंगे, है ना, और जो चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। हैदराबाद और मणिपुर की जैसे केस स्टडी दे रखी है आपके। इसमें एक बात और बतानी थी मुझे, वैसे तो इससे ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं कि क्या रीजन रहा पार्टीशन का और क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, 2 मेजर क्वेश्चन है। बट एक तीसरा क्वेश्चन जो देखा गया है ना, प्री बोर्ड्स वगैरह में भी अगर आप देखोगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर अगर बच्चे फॉलो करते हैं, मतलब आप लोग करते ही हो, आई नो, है ना, तो आप देखोगे ना तो केस स्टडी पूछ ली है जैसे हैदराबाद की या पर्टिकुलर कश्मीर की, मणिपुर की, तो थोड़ा सा तुम्हें पता हो कि भाई कौन लीडर थे, कैसे कैसे क्या रहा, मतलब एक स्टोरी सी पता हो बस, और क्या, और तुम कर ही लेंगे, है ना। तो हैदराबाद लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, ये बात आपको पता है। अगर इसका ओल्ड वाला देखा जाए तो ओल्ड जो हैदराबाद स्टेट है वो आज के टाइम पे कौन सा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ का जो जो आपका रूलर था उसका जो टाइटल था उसको निज़ाम बोलते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद और निज़ाम, बस ये याद रख लो, हैदराबाद इज इक्वल टू निज़ाम, बात खत्म। निज़ाम कौन, जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया हमें तो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए हैदराबाद के लिए। अब ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, ठीक है, 1 साल के लिए हुआ वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि हाँ भाई चलो ठीक है हम नेगोशिएट करेंगे इस बीच बैठ कर कि हाँ भाई इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका नेगोशिएशन चल रहा था कि
इंडिया भी पूरी पूरी कोशिश कर रहा था भाई ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम आपको, तो हमें तो अपना पार्ट बनाना ही है आपको। तो वो वाली चीज़ चली। अब क्या हुआ भाई, लोग जो थे, क्योंकि अब यहाँ वो वाली बात हो गई कि रूलर कुछ और चाह रहा है, लोग कुछ और चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग थे, मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट निज़ाम रूलर, मतलब जो निज़ाम है वो जो अपना हेड था, जो उनका रूलर था, वो उसके अगेंस्ट थे और लोग मूवमेंट कर रहे थे कि भैया हमें तो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है। पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वॉज द विक्टिम ऑफ निज़ाम ऑपरेसिव रूलर एंड रोज अगेंस्ट हिम। मतलब जो तेलंगाना के पीजेंट्स थे ना, जो किसान थे, उन्होंने इस चीज़ को, वो विक्टिम रहे हैं इस चीज़ के, उन्होंने बहुत सफ़र किया कि किस तरीके से ये उनके ऊपर ऑपरेसिव रहा है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रही। विमेंस ने भी ये वाली चीज़ें देखी है ना, मतलब कि किस तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ें तो विमेन ने भी इस चीज़ को ज्वाइन किया कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें साथ में फेस की भाई अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो उन्होंने भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया लार्ज नंबर में। अब ऐसे में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ भाई, ये मूवमेंट खूब जोर से चल रहा है, ठीक है। जो कम्युनिस्ट है आपकी हैदराबाद कांग्रेस है भाई, वो भी फोर फ्रंट पे आ गई मूवमेंट के साथ। अब निज़ाम ने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कैसे किया, क्योंकि देखो ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा है ना, तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो निज़ाम ने इसको रिस्पॉन्ड किया अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को यूज़ करके, ठीक है, जिसको रजाकर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकर न्यूज़ नो बॉन्ड। अब देखो एक चीज़ और थी, उन्होंने कोई बॉन्ड, मतलब कोई बॉन्ड कह रही हूँ, सॉरी, कोई बाउंडेशन नहीं थी उनके ऊपर ये था कि भाई आप मतलब टारगेट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने जो टारगेट किए ना, आपको पता है उन्होंने टारगेट किए कि जो भी आपके नॉन मुस्लिम्स है ना, उनको उन्होंने टारगेट किया कि भाई मर्डर करना, ठीक है, मेम, रेप, लूट, ठीक है, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। जो भी नॉन मुस्लिम थे उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया, क्योंकि उनका कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं थी कि भाई आपको मतलब मर्डर नहीं करना, आपको बस पकड़ पकड़ के उनको बांध देना ही करना है ना, जो मर्जी करो, खुली छूट, बस किसी तरीके से क्या करना है आपको, मूवमेंट को रोकना है, ठीक है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही थी सारी सिचुएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर अपनी आर्मी को भेजा पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निज़ाम फोर्स, उन्होंने पूरा कंट्रोल किया। और इस तरीके से क्या हुआ आपका, फिर निज़ाम ने सरेंडर किया, ठीक है, और हैदराबाद का सेशन हुआ इंडिया में। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आएंगे। मणिपुर वाला आप देखोगे तो मणिपुर में भी क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस वहाँ के महाराजा थे ऑफ मणिपुर बोधा चंद्रा, ठीक है। तो जो राजा बोध चंद्रा थे, ठीक है, उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया, बट उन्होंने क्या कहा, इंटरनल अटॉनमी मांगी, ठीक है, कि भाई मणिपुर की इंटरनल जो अटॉनमी है वो थोड़ी सी मेंटेन रहे। अब बात ये हुई अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन का मतलब पूरा प्रेशर था, तो महाराजा ने क्या करा, मणिपुर में इलेक्शन कराया, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है ये मैप में, ठीक है, ये आया भी था ये क्वेश्चन, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना और लिख लेना कि पहले मैं चलो बता ही देती हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी वहाँ पर पहली बात तो, क्योंकि इलेक्शन हुए थे जून 1948 में। एमसीक्यू में पूछे तो हमें पता होना चाहिए मणिपुर में इलेक्शन को हुए जून 1948 में, ठीक है। क्या बना वो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, क्योंकि यहाँ पर मोनार्क था, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये इंडिया की पहला पार्ट था मणिपुर ऐसा जहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शन कराए गए थे आपके, मतलब वो जो राइट टू वोट की बात होती है तो वो उसके आधार पर होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, देयर वाज शार्प डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। अब असेंबली में बात उठ रही है कि कैसे कैसे क्या होगा, तो जो स्टेट की कांग्रेस है ना वो तो चाहती थी मर्ज हो जाए, ठीक है, बट अदर पॉलिटिकल पार्टी है वो नहीं चाहती थे मर्ज हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी सक्सेसफुली मतलब वो इस चीज़ को कर पाई, सक्सीड कर पाई प्रेशर बनाने पर महाराज पर कि हाँ भैया आप पार्ट बन जाओ, ठीक है। तो ये एक मर्जर एग्रीमेंट होता है सितंबर 1949 में। अब ऐसे में क्या हुआ कि बिना कंसल्टेशन के, मतलब आपने जो आपके भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड लोग हैं उनसे कंसल्ट वगैरह हुआ नहीं। अब ऐसे में क्या हुआ कि अब भाई लोग तो नाराज़ हो ही जाएंगे, आपने हमसे बिना पूछे कैसे साइन कर दिया, कैसे कैसे क्या कर दिया, तो वो वाली सारी चीज़ें हुई इसमें, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखोगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में क्या है कि रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टेट को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो लैंग्वेज के आधार पर ना अपने आप को सेपरेट करना चाहते थे, अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे, तो इसकी भी थोड़ी सी स्ट्रगल रहा, तो वो देख लो थोड़ा सा कि देखो आज के टाइम पर हमें पता है इंटरनल बाउंड्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और ये बात सही है कि मतलब ये जो इंटरनल बाउंड्री है वो कह रहे हैं नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के आधार पर चीज़ें कर लोगे, मतलब ये बात सही है कि लिंग्विस्टिक, कल्चरल, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट बात ये है कि ये सब ना आपके ना यूनिटी का वो होनी चाहिए, है ना, मतलब एक तरीके से कह लो कि यूनिटी मेंटेन करने के लिए चीज़ बहुत फ्रूटफुल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि डिवीजन के लिए हो, ठीक है। सो कॉलोनियल के टाइम पर अगर आप देखोगे तो पूरा वो बाउंड्री वगैरह सारी मतलब सब कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें कर रखी थी, ठीक है। बट जैसे नेशनल मूवमेंट हमारा हुआ, हमारी सारी चीज़ें थी, तो हमने जितने भी अपने काम के जो भी तरीके किए वो सब हमने अपने हिसाब से करने थे, सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पर ना प्रॉमिस भी किया गया था जब हमारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ना हम अपने स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि वो अपना कल्चर को, अपनी जो लैंग्वेज है ना, जो अपनी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व कर पाए, वो सारी चीज़ें, क्योंकि लोग इनसिक्योर होते थे इन सारी चीज़ों से भी।
आफ्टर नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920, है ना, प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया क्या, कि रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई, रिकॉग्नाइज किया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट्स का, है ना, वो लैंग्वेज के आधार पर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ थी जिन्होंने लिंग्विस्टिक जोन को क्रिएट किया कि हाँ चलो इसके ऊपर बात हो गया, किया जाएगा, और अल्टीमेटली चीज़ हुई। अब वो कैसे क्या हुआ थोड़ा सा ब्रीफ में देख लो एक बारी, है ना। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। देखो जैसे इंडिपेंडेंस अटेन किया, पार्टीशन हुआ, चेंज हो गई चीज़ें। ठीक है, अब लोगों को महसूस हुआ कि भाई इंडिपेंडेंस अटेन कर ली, और बात तो ये हो रही थी कि इंडिपेंडेंस अटेन करने के बाद अपन क्या करेंगे कि आपका जो मतलब लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेट का। ठीक है, क्योंकि रिकॉग्नाइज तो किया ही था इसको नागपुर सेशन के बाद। अब हुआ ये कि लोगों ने डिमांड करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि लोगों के सामने सोशल चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, और देखो लोगों के सामने क्या, कंट्री के सामने मेजर चैलेंजेस थे। बट ये वाली बात है कि उस टाइम पे इस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन करने की बात हुई। क्यों? क्योंकि ये लग रहा था कि सबसे पहले तो जो प्रिंसली स्टेट वगैरह हैं थोड़ा सा उनको वो कर लिया जाए, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि पार्टीशन अभी अभी झेल के आए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर एंड द पीपल। ये जो आपने मतलब ये जो हमारा ये जो डिसीजन हुआ पहले कि हाँ चलो ठीक है इसको रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर रीऑर्गेनाइज करेंगे लैंग्वेज के आधार पर, चीज़ें होनी शुरू हुई। अब जो लोकल पीपल हैं, लीडर्स हैं यार, उनको बेचैनी होगी, क्योंकि अब टाइम आ गया रियल में कि हाँ अगर अब ये चीज़ हमने डिमांड की और ये चीज़ जब बोली है तो ये पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि नहीं हुई तो अल्टीमेटली फिर परेशानी हो सकती है आगे जाके, या फिर हो सकता है टाल मार दें। तो अब लोगों के अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली बात थी। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, है ना। तो ऐसा बोला जाता है जी कि ये जो आपके तेलुगु स्पीकिंग एरिया है ना, जिसको ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस का है वो, मतलब पहले के टाइम पर अगर देखा जाए तो इन्होंने आज का देखोगे तो ये तमिलनाडु वाला है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पर ये मतलब तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने इस चीज़ की डिमांड करनी शुरू करी। ठीक है, एक आपका मूवमेंट है विशाल आंध्रा मूवमेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये किस चीज़ के लिए था, इन्होंने डिमांड किया था कि क्या हमें सेपरेट आंध्रा बनाना है ना। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए डिमांड किया, और जो आंध्रा है वो किस लैंग्वेज की वजह से है, तेलुगु स्पीकिंग के लिए। तो ये वाली चीज़ हुई। ठीक है, एक चीज़ और सेपरेट कहाँ से हो रहा है, मद्रास प्रोविंसेस से। तो अब ये डिमांड चल रही है इनकी। अब ऐसे में क्या हुआ, पॉलिटिकल फोर्स होना शुरू हुआ कि हाँ भैया हमें तो फेवर चाहिए किस चीज़ के आधार पर, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हमें अपना स्टेट बनाना है। ठीक है, इसमें सबसे मेजर जो लीडर थे पोटी श्रीरामालू। ठीक है, वो कांग्रेस के लीडर थे। वेतरन गांधी, इन्होंने क्या किया, इंडेफिनेट फास्ट किया, 56 बार इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है भाई, वायलेंस होना शुरू हो जाता है। अब जब वायलेंस होना शुरू हो जाता है आंध्र रीजन में, तो भाई गवर्नमेंट को ये वाली चीज़ दिखती है कि भाई लोग रोड पे उतर के आ गए, सड़कों पे उतर के आ गए, बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब ज्वाइन कर लिया। अब पुलिस ने भी फायरिंग की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। बट अब ऐसे में क्या हुआ कि बहुत मद्रास के भी जो बहुत सारे सेवरल लेजिस्लेचर हैं उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है कि प्रोटेस्ट के उसमें। तो अब क्या हुआ कि फाइनली जो आपके प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फिर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा को क्या दे दिया, परमिशन दे दिया। तो दिसंबर 1952 में हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये मैप के लिए क्वेश्चन है, तो इसको लिख लो क्या कि ये जो आपका मतलब आंध्रा जो स्टेट है वो कब बना था, तो दिसंबर 1952 में। या फिर वो ऐसे पूछ लेगा मैप में कि भाई दिसंबर 1952 में कौन सा स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिमांड, सो वी शुड नो दैट कि इट इज़ आंध्रा। ओके, सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसके अलावा ये आपका दे रखा है इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, मतलब आफ्टर अगर देखोगे तो ये। बाकी मैं सोच रही थी कि जब अगर मुझे टाइम लग जाएगा ना ये वाली मतलब वन शॉट वाला अगर आपका हो जाएगा तो मैप वैप के ऊपर भी एक पर्टिकुलर डाल देंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा आप ये देखोगे कि ये पूरा स्ट्रगल हुआ था लिंग्विस्टिक के बिहाफ पर। जब एक को आपने सक्सेसफुल होते हुए देखा तो आप कोशिश करोगे फिर और भी मतलब आपसे ही इंस्पायर्ड होकर और भी स्टेट इस चीज़ की डिमांड करेंगे। तो अब ऐसे में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें चली रही थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉइंट किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, कमीशन का 1953 है। ठीक है, और जब ये एक्ट बनता है तो 1956 है, तो ज़रा कंफ्यूज मत होना, है ना, पता चला एमसीक्यू में पूछ ले और तुम कराओ कूड़ा, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्टेट। मतलब ये जो कमीशन बनाया इसीलिए गया है कि भाई आप लोग मतलब कमीशन में जो लोग हैं आप लोग बैठकर विचार करें कि क्या मतलब ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं लैंग्वेज के बिहाफ पर, तो क्या ये सही है या इस पर काम करना चाहिए, जो भी है। तो फिर क्या होता है, कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई बाउंड्रीज को आप रिक्रिएट कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस के आधार पर। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मतलब इतनी सारी बोली जाती हैं तो हर थोड़ी दूर पे लैंग्वेज बदल जाती है हमारे यहाँ। तो अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि हर लैंग्वेज वाले अपनी डिमांड नहीं, मतलब उसके भी कुछ क्राइटेरिया है, सो यू नीड टू फॉलो दैट क्राइटेरिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था, आपके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज भी बनी थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हुई। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखोगे, एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न था कि जब आप बात करते हो है ना डिमांड होती है ना सेपरेट स्टेट की, तो देखो दो नज़रिए हैं क्या
कि जैसे नॉर्मल आपका कोई स्टेट है, पहले वो पार्ट था आप ही का, ठीक है। अब आपको लगता है कि हाँ भाई हमको लैंग्वेज के आधार पर क्या है सेपरेशन करना है, तो आपने इसको इस नज़र से मत देखो कि डिवीजन हो रहा है हमारा तो ये हो रहा है, नहीं। आप ये देख लो ना कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, तो आपको मतलब इतना तो राइट है ना कि आप चलो ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज के आधार पर अगर फेवर चाह रहे हो या जो भी कर रहे हो तो ठीक है, चलो चीज़ें थोड़ी सी हो जाएंगी, पर ऐसा भी नहीं है कि आप अल्टीमेटली सबकी डिमांड मानने लग जाओगे। कुछ क्राइटेरिया है जो वी नीड टू फॉलो, राइट। तो ये वही वाली बात हो रही है कि आप मतलब इसको माना गया था उस टाइम पे बहुत कि भाई ऐसा लग रहा है कि हमारी यूनिटी वगैरह फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। डर लग रहा था कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक आधार पर सब डिमांड करने लग जाएंगे कि हमें सेपरेट होना है, ठीक है, या फिर हमें नया नेशन क्रिएट करना है, तो ये तो बहुत प्रेशर हो जाएगा, बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, बट फिर इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब तरीके से सॉल्व किया गया कि भाई रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम के आधार पर अगर कोई भी डिमांड कर रहा है ना, तो मतलब ऐसा नहीं कि सबको फुलफिल करेंगे, बट कुछ कुछ चीज़ें अकॉर्डिंगली देखी जाएंगी, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी भी चाहिए और करनी पड़ेंगी भी, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे मूवमेंट चले, फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिक में। मतलब वही कि थोड़ा थोड़ा आपका लीडरशिप वगैरह चेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि टाइम के हिसाब से फिर चीज़ें होती हैं। और ऐसे में वही वाली बात है कि जो लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कुछ यूनिफॉर्म बेसिस दिए ना कि हाँ भाई इसके आधार पर आप स्टेट की बाउंड्रीज को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हुई। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब ये बात सही है कि आप भाई बहुत ज़्यादा सफ़र करके आए थे अभी पार्टीशन वगैरह, तो थोड़ा सा मन में वो फियर रहेगा, इट इज़ वेरी नेचुरल। बट स्टिल इस चीज़ को बड़े तरीके से एक्सेप्ट किया गया कि आपके यहाँ डाइवर्सिटी भी तो है ना, आपके यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप लोगों को इस तरीके से वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा इंडिया एम्ब्रेस करता है इस चीज़ को कि हम एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे यहाँ भाई हमने पूरा वो फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन को अडॉप्ट किया हुआ है कि हम मतलब सारी चीज़ें मतलब बहुत डेमोक्रेटिक वे में करेंगे, तो कुछ थोपा थापी वाला सिस्टम नहीं है ना। तो आपको अगर ज़रूरत लगेगी कि हाँ सच में उस चीज़ की ज़रूरत है तो हम करेंगे, अगर नहीं लगेगी तो टाइम के हिसाब से जो अपोजिशन होगा उसको समझाया जाएगा, तरीके किए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये था, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। तो ज़रा इसको देख लेना हल्का सा, क्या मतलब कौन कौन सा स्टेट कब कब निकला, ये मैप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने ना ये थोड़ा सा मार्क किया हुआ है, तुम एज इट इज़ मार्क कर लो अपनी किताब में चाहो तो, ठीक है, दिख तो रहा ही होगा इजीली आपको, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है कि लैंग्वेज के आधार पर तो हमने डिमांड कर लिया था कि चलो ठीक है करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि मराठी स्पीकिंग लोगों ने, गुजराती ने, मतलब इन सब ने भी अलग अलग किया। तो आपको पता है 1960 में क्या हुआ था आपका, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र क्रिएट हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका 1960 में कौन कौन से 2 स्टेट बने हैं ना मैप में, तो 1960 में पता होना चाहिए कौन कौन बना, ठीक है। जीएम से याद कर लो, आजकल बच्चे बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ना, मतलब तुम ही सारी करते हो है ना, तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या मेरे को कौन कौन से आई नो को लिखेंगे आई के, है ना, जीएम, है ना, तो ये समझ लो, ठीक है। सो जीएम मतलब ऐसे याद रख लेना, 1960 में क्या हुआ, जीएम मतलब आपका गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसे ही पंजाब में हुआ कि भाई 2 लैंग्वेज बोले जाती थी, हिंदी और पंजाबी स्पीकिंग, तो इन्होंने भी सेपरेट की डिमांड करी, ठीक है। शुरुआत में वो चीज़ फॉलोअप हुई नहीं, बट वही वाली बात है कि फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पंजाब केम 10 ईयर लेटर इन 1966, तो पंजाब का 1966 में डिवीजन हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे व्हेन द टेरिटरी ऑफ टुडे हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर सेपरेटेड फ्रॉम द पंजाब से। और एक और बात है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा करके, हाँ भाई कौन सा स्टेट किससे कार्व्ड आउट हुआ है, तो हमें थोड़ा सा वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो मेजर आपका रीऑर्गेनाइजेशन हुए 1972 में हुए, बट आप देखोगे कि जैसे मेघालय का पूछेगा किससे कार्व्ड आउट हुआ, तो हमें पता होना चाहिए किससे हुआ, असम से हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। आप उसका देखोगे इनका भी सेम ईयर है, ठीक है। तो अब जब आप 1972 आप अपने नोट्स भी लिख रहे हो तो 1972 लिखकर, ठीक है, फिर आप ऐसे करके लिख लो, ये मणिपुर हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है, फिर ये असम हो गया, वैसे ही एटीएम बन गया है ना, एटीएम, ठीक है। सो ये आपका एटीएम हो गया 1972 में, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया 1987 में, नागालैंड हो गया 1963। अब देखो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखो, वैसे मेजर हुआ है 1972 में, बट जो आपका नागालैंड था वो 1963 में हो गया था। थोड़ा ये बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने कहीं देखा भी था, मतलब या तो आपका प्री बोर्ड में था या बोर्ड में था, कहीं था ये कि 2000 में जो स्टेट क्रिएट हुए थे उसका मैप फिलिंग था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड हो गया, ये थोड़ा सा हमें पता हो। तो मतलब ये चीज़ें हैं आपकी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये मान लो कि मैप में और थोड़ा सा घुमा के दे तो विदर्भा पूछ लेगा कि किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। हरित प्रदेश किसको, उत्तर प्रदेश वाला हो गया, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न वेस्ट बंगाल, मतलब ये सारी जो ऐसी चीज़ें स्टेट ओरिएंटेड है, थोड़ा इनका ध्यान रखना। बाकी एक चीज़ और थी कि तुम्हारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, मैंने कोशिश तो किया था जितना शॉर्ट कर सकूँ, पर वही है कि ठीक है 1 शॉट है, ट्राई किया 1 गो में कंप्लीट करने का, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, रिविजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपको पता है सब्सक्राइब के टारगेट 1000 है, ठीक है।
पहुंचा दोगे तुम सारे के सारे, ठीक है। और प्री बोर्ड के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि स्कूल खुलते ही आप सबके, क्योंकि सबकी छुट्टियां ही पड़ी होंगी आई गेस ठंड की, ठीक है। तो शुरू हो जाएंगे, तो कर लो प्रिपेयर इन दिनों थोड़ी सी मेहनत, ठीक है। बाकी ना एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब सारी अपडेट ना वहीं डालना शुरू करूँगी, क्योंकि अब मैं आप ही के लिए काम करूँगी, मतलब आपका ही सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी। सारी जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ, तो कर लेना फटाफट से ज्वाइन, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।